नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज हम लोग एक यूजीसी के नए पेपर पर बात करेंगे जो दिसंबर 2012 का है। इसके प्रश्नों पर हम लोग व्याख्यात्मक परिचर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को अब की बार लेकर चल रहे हैं ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर कोई कंफ्यूजन ना हो, जो भी बातें हों वो उसमें क्लियरिफिकेशन बहुत ही स्पष्ट रूप से हो। तो आइए, सबसे पहला जो प्रश्न है, एक प्रयोज्य में प्रयोज्यों के समक्ष उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण एक विशिष्ट क्रम में, यानी कि एक विशिष्ट क्रम में करने के बाद उनका क्रम भंग कर दिया जाता है। मापन के समय प्रयोज्यों को उसी क्रम, यानी कि प्रस्तुत किए गए क्रम में रखना होता है। इस प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? यानी कि सबसे पहले प्रयोज्यों को एक निश्चित क्रम में एक सूची को याद कराया गया, फिर उस सूची को भंग करके मापन करते समय कहा गया कि आप उन्हें पुनः उसी क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इस प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा विधि उपयोग की गई है? ठीक, तो विधि उपयोग कौन सी की गई है? अगर हम बात करें तो प्रति अभिज्ञान, पुनः अधिगम, पुनः संरचना और स्मरण। तो जब भी हम क्वेश्चन हल कर रहे हो तो सबसे पहले ये चीज देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पूरी तरह से इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है। तो क्या होता है कि अगर आप पहले से ही उस ऑप्शन को निकालेंगे तो फिर आपके सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन पर आप देखें तो इसमें रिकॉग्निशन, रीलर्निंग और रिकंस्ट्रक्शन और रिकॉल है। तो आप ध्यान दें, ये कह रहा है कि पुनः उस सूची को क्रमबद्ध करना है, जिस क्रम में लर्न कराया गया था उसी क्रम में पुनः संरचित करना है, यानी कंस्ट्रक्ट करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है। अगर आप देखें तो अगर इस तरह से आप देखें तो रीलर्निंग नहीं हो सकता है, रिकॉग्निशन यानी कि किसी भी सूची में से याद करना, ये नहीं, रिकॉल नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ रिकंस्ट्रक्शन लिखा है, पुनः संरचना लिखा हुआ है, तो अवश्य ही यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वह पुनः रचना होगा, क्योंकि यहां पर जिस सूची को प्रयोज्यों को याद कराया गया था उस सूची को भंग करने के बाद उसे पुनः क्या किया, उसी क्रम में रखने के लिए कहा गया, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा गया। इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वह पुनः रचना होगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं, तो आप पीछे भी ऐसे प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं, तो आप जानते हैं किस तरह से करना है। तो आइए पहले अभिकथन पढ़ते हैं कि यदि आपका शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए आपको लज्जित करता है तो यह कम संभावना है कि आप भविष्य में कक्षा में प्रश्न पूछेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके किसी व्यवहार पर आपको दंडित किया जाता है तो आप क्या करते हैं, वह व्यवहार दोबारा नहीं करते हैं। तो यहाँ एक तरह से लज्जित करना एक तरह से दंडित करने जैसा है, तो आप पुनः ऐसे व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये जो कथन अभिकथन ए है वो तो सही है। वहीं जो कारण है, यानी कि ऐसा क्यों होगा, तो नकारात्मक पुनर्वलन व्यवहार की पुनः उपस्थिति को घटाता है। देखिए, यहां तो बात की जा रही है किसकी, दंड की बात की जा रही है, और जबकि यहां नकारात्मक पुनर्वलन की बात की जा रही है। दोनों में पर्याप्त विभिन्नता होती है। अगर आप नकारात्मक पुनर्वलन की बात करें तो नकारात्मक पुनर्वलन एक ऐसा पुनर्वलक प्रभाव है जिसे किसी अनुक्रिया के बाद अगर परिस्थिति से हटा दिया जाए तो भविष्य में उस अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर किसी अनुक्रिया के बाद अगर हम उस उद्दीपक को हटा देते हैं तो उस अनुक्रिया की संभावना भविष्य में बढ़ जाती है, लेकिन दंड में क्या होता है कि उस अनुक्रिया की संभावना भविष्य में घट जाती है। दोनों में पर्याप्त भिन्नता है। इसलिए आप अगर अभिकथन और कारण की बात करें तो
अभिकथन ए तो सही है, यहाँ कह रहा है कि नकारात्मक पुनर्वर्ण व्यवहार की पुनः उपस्थिति को घटाता है। घटाता नहीं है भाई, ये बढ़ाता है। तो ये तो पूरी तरह से गलत होगा। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन आर यानी कि कारण असत्य है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। अगले प्रश्न पर चलें तो नीचे दिए गए सहानुभूतिक और सहानुभूतिक परक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है। आप सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की बात की जा रही है। यहां आप जानते हैं कि जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से सुषुम्ना और मस्तिष्क आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसके बाहर के सभी जो न्यूरॉन्स हैं या नर्वस सिस्टम है या तंत्रिका तंत्र है वे सभी आते हैं। तो यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है, उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सब पार्ट्स है। तो वहां पर बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं जो क्या करते हैं, सूचनाओं को लाने और ले जाने का काम करते हैं। कहां तक, प्रभाव तक ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सही अनुक्रम की बात किया जा रहा है। आप जानते हैं कि अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें तो अगर आप देखें, या अगर यहाँ से हम लोग एक संरचना बना लें तो ये मस्तिष्क है, ये लघु मस्तिष्क है, और ये एक तरह से मस्तिष्क है, और यहीं से आप देखते हैं ये पॉन्स से ये रीढ़ की हड्डी शुरू होती है और यहाँ से ऐसे, ठीक, तो ये रीढ़ की हड्डी मान लीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे मेरुरज्ज कहा जाता है, सुन्ना कहा जाता है, उसमें कुल 31 जोड़े होते हैं। कितने, 31 जोड़े होते हैं। और ये उन्हीं जोड़ों से निकले हुए जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हीं के क्रम की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अगर आप देखें तो जो गर्दन है, गर्दन से कुल, यहाँ से अगर देखें तो ये गर्दन से कुल 8 तंत्रिकाएं निकलती हैं जिसे कहा जाता है सर्विकल। सर्वाइकल, आप जानते हैं कि जब किसी को गर्दन की प्रॉब्लम होती है तो क्या कहते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कहते हैं ना। तो यहां से ये सर्वाइकल प्रॉब्लम, यानी कि ये आप देखिए सेक्रेमी लिखा हुआ है ना, सर्वाइकल। और यहां से जब हम आते हैं छाती से, तो सबसे अधिक छाती से नर्व निकलते हैं 12 नर्व्स। वहीं हम उधर से अगर पेट से कहें तो 5, जिसे हम लुम्बर कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है उससे भी 5, और अंत से 1 निकलती है। इस आधार पे आप देखेंगे कुल 31 नर्व निकलती है जो क्या करती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। तो उसका जो सही क्रम होगा, तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ सर्वाइकल आता है, यानी कि सर्वेकियल आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक थोरेकिन आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, थोरोकिन। और लुम्बिक यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आता है शक्रेल। यहाँ नई जगह है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखना है, शक्रेल। तो इस आधार पर अगर आप क्रम का मिलान करें तो देखेंगे कि हिंदी वाले में नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन, चूंकि 5 तरह के जो तंत्रिकाएं हैं, तो पांचों में से सही क्रम तो किसी का नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे सबसे पहले सर्वाइकल है और लास्ट में सेक्रल है, और अंत में एक और आता है जिसे कॉकीग्लैंड कहा जाता है। तो अगर आप दूसरी तरह से देखें तो ये ऊपर गर्दन, नीचे छाती, कमर और मेरुदंडी अंत, और अंत में मेरुदंडी अंत का एक। तो इस आधार पर जो आयोग ने आंसर दिया है वो सी। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा कारक खुशी और प्रसन्नता के साथ अधिक संबंधित है। अगला प्रश्न, अगर अगले प्रश्न पर बात करें तो प्रश्न संख्या 4,
मनुष्य के कान सामान्यतः कितनी दूरी रेंज तक की आवाज सुन सकते हैं? तो आप जानते हैं कि जो मनुष्य कान होता है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का आवाज को सुन सकता है, यानी कि न्यूनतम 20 हर्ट्ज और अधिकतम 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं मनुष्य। इस चीज को आपको लर्न करके रखना होगा। अगले प्रश्न पर चलें तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। वो व्यवहारवाद, मनोगतिकी, जैविक और मानवतावादी। आप जानते हैं कि व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं और उसका केंद्र बिंदु है कि व्यवहारवादियों का केंद्र बिंदु क्या है, मनोगतिकी का, जैविक का और मानवतावादी। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे आसान कौन सा आपको लगता है, अगर आप उसे मिला सकते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप बात करें जैविक की बात करें तो जाहिर सी बात है, जैविक कहां से जुड़ा होता है, वंशानुक्रम से जुड़ा होता है। तो जीन्स का वंशानुक्रम होना आप बहुत ही आसानी से मिला सकते हैं आर को 4 से। वहीं आप व्यवहारवाद को अगर मिलाएं तो व्यवहारवाद में क्या है, लर्निंग या सीखने या आदत की बात करता है, तो आप व्यवहारवाद को मिला सकते हैं 2 से। और मनोगतिकी जो कि साइको एनालिटिक की बात करता है, फ्राइडियन विचारधारा की बात करता है, तो बालपन स्थिरीकरण आप मिला सकते हैं। और मानवतावादी जो कि आप जानते हैं रोजर्स के द्वारा सेल्फ और आइडियल, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं कि स्व अवधारणा दिया हुआ है। तो इस आधार पर आप बहुत ही आसानी से सेल्फ कॉन्सेप्ट को मिला सकते हैं मानवतावादी से। इस आधार पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न है कालानुक्रमिक आयु जो सर्वश्रेष्ठ ठेठ रूप से निष्पादन के प्रदत्त स्तर के अनुरूप होती है। ठीक, यानी कालानुक्रम सर्वाधिक ठेठ रूप से निष्पादन के स्तर के अनुरूप होती है। यानी कि कालानुक्रम को किसके साथ देखा जाता है मुख्य रूप से, तो आप देखेंगे बुद्धिलब्धि, परिपक्वन, मानसिक आयु और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कालानुक्रम का अनुमान जो लगाते हैं, जब हम बुद्धिलब्धि निकालते हैं तो किसके साथ निकाला जाता है, मानसिक आयु के साथ निकाला जाता है। तो अवश्य ही इसके निष्पादन के जो प्रदत्त स्तर के अनुरूप होती है उसको हम मानसिक आयु के रूप में देख सकते हैं। तो ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो सृजनात्मक सोच में अचेतन की भूमिका किस प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है? आप जानते हैं कि जब भी हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, सृजनात्मक चिंतन करते हैं, तो वहां पर कुल 5 तरह की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें से एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब आप समस्या समाधान नहीं कर पाते हैं तो आप थक कर छोड़ देते हैं कि हमसे ये नहीं होगा। तो वहीं पर क्या होता है, आप तो ये सोच कर कि नहीं होगा, लेकिन जो समस्या होती है वो आपके अचेतन मन में चलती रहती है। अचेतन मन में चलने के कारण अवश्य ही क्या होता है कि आप देखते हैं कि एक ऐसा समय आता है कि अचानक लगता है कि अरे इसका समाधान तो ये होगा। तो वो दूसरी अवस्था हो जाती है उस सेवान की अवस्था। लेकिन एक जो अचेतन मन की भूमिका की बात कर रहे हैं, अचेतन की भूमिका की बात कर रहे हैं, वह अवस्था जो होती है वह अवस्था होती है इनोक्लुबेशन की होती है। तो अवश्य ही जो इसका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न है कौन सा कारक खुशी प्रसन्नता के साथ अधिक सहसंबंधित है? सहसंबंधित नहीं है, यानी कि आप ध्यान दीजिए खुशी और प्रसन्नता के साथ कौन सा एक कारक सहसंबंधित नहीं, उच्च स्व प्रतिष्ठा। अगर आप उच्च स्व प्रतिष्ठित होंगे तो अवश्य ही खुशी के साथ सहसंबंधित उसका होगा। शैक्षिक स्तर, घनिष्ठ मित्रता एवं संतोषजनक विवाह, यहां पर भी खुशी होगी। अर्थपूर्ण धार्मिक विश्वास, जानते हैं कि अगर आप धार्मिक विश्वास रखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही प्रतीत होता है वो ऑप्शन सही होगा
बी। तो अगले प्रश्न पर चलें, जो कि बहुत ही बार पूछे गए प्रश्न है और फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। तो वह है गिलफोर्ड द्वारा दिए गए उत्पादों। आप जानते हैं कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी यानी कि एसआई मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने कुल 180 कारकों द्वारा बुद्धि की संरचना को एक्सप्लेन किया, बुद्धि के स्वरूप को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि बुद्धि 3 अलग अलग आयामों द्वारा निर्धारित होती है, जिसे उन्होंने ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट कहा। तो वहीं इस प्रोडक्ट की बात की जा रही है। आप जानते हैं कि ऑपरेशन में 6, 5 और 6 मिलाकर 180 कारकों की बात करते हैं। तो वहीं प्रोडक्ट में कुल 6 फैक्टर्स की बात की जा रही है, और ये 6 फैक्टर हैं कि यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा, इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्थाएं, रूपांतरण और निहितार्थ। तो उत्पाद में जो सही क्रम है वो इकाई सबसे पहले है, फिर वर्ग है यानी कि क्लास है, फिर रिलेशन है, फिर सिस्टम है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन और अंत में क्या है, इम्प्लीकेशन है। तो ऑप्शन सही होगा सी। अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर हम बात करें तो समस्या समाधान की बाधा कौन सी नहीं है। यानी कि जब हम समस्या समाधान करते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी श्रेणियां होती हैं जो समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो कौन सा इसमें से नहीं है ये देखना है हमें। तो आप देखेंगे पुष्टि पूर्वाग्रह यानी कंफर्मेशन बायस, फिक्सेशन, मेंटल सेट और ह्यूरिस्टिक अन्वेषण। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि समस्या समाधान की 2 रणनीति है, 2 स्ट्रेटजी है। एक को कहते हैं ह्यूरिस्टिक और एक को कहते हैं एल्गोरिदम। तो चूंकि ये ह्यूरिस्टिक है, ये तो ऐसे ही समस्या समाधान करने की विधि है, न कि उसमें बाधा पहुंचाने का। समस्या समाधान की बाधा में कौन सी नहीं है, तो ये अवश्य ही नहीं होगा, क्योंकि मेंटल सेट अनिवार्य रूप से अस्थायित्व, अस्थायीकरण और पूर्वाग्रह तीनों अगर आप में हैं तो आप समस्या समाधान को एक निश्चित अपने वे में ही कर पाएंगे, सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक तरह से बाधा है। तो आंसर जो सही होता है वह सही होता है डी। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आ रहे होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत